नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ये एनालिसिस हम हिंदी में करते हैं। आपको मैं बहुत पहले से बता रहा था कि आपकी जो समस्या होती है द हिंदू को हिंदी में पढ़ना, ठीक है, द हिंदू को पढ़ना। तो ये समस्या को दूर करने के लिए हम जितने भी आर्टिकल है, द हिंदू का जो भी न्यूज़ है आर्टिकल है, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके और जो उसका नोट्स फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। तो इस आर्टिकल को, इस आप वीडियो को पूरा देखिए और फिर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि किस तरह से अब हम कंटिन्यू होने वाले हैं। तो उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद इसमें और यदि किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो आपको, तो आप मुझे ज़रूर सजेशन करें, ज़रूर कमेंट करें कि सर इसमें और इम्प्रूव किया जा सकता है, आप इस पॉइंट पे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि इसमें हम करने वाले क्या है। हम जो इसमें करेंगे वो आर्टिकल बेस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल पूरी कंफर्म यहाँ पे रीड करेंगे, एक एक आर्टिकल को हम देखेंगे और एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे रीड आउट करने वाले हैं। रीड आउट करने के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि द हिंदू में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आज के न्यूज़ में आप पढ़ना चाहिए, मैं उसको दिखाऊंगा और फिर उसका मैं एनालिसिस हिंदी में कराऊंगा। और ये जो एनालिसिस वाला पीडीएफ है, एनालिसिस वाला और खासकर ये पूरे न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ है, ये आपको हिंदी में मिलेगा। तो इसको भी पढ़ने के लिए आप हमारे बुद्धाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा। उस पीडीएफ को आप पढ़िएगा और आपकी आज की जितने भी न्यूज़पेपर का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है द हिंदू में, सारे आपको हिंदी में मिल जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक्स के लेके जो मीटिंग हुआ था कल, उससे रिलेटेड है। तो ब्रिक्स समावेशी इसका जो मीटिंग हुआ था उससे रिलेटेड है। इसमें बात क्या किया गया था कि बात किया गया था अफगानिस्तान मुद्दे पे। अफगानिस्तान मुद्दे पे खास फोकस रहा इस ब्रिक्स के सम्मेलन में। ये सम्मेलन जो था वो 13वां शिखर सम्मेलन था, जिसमें राइटर बात कर रहे थे। इसमें बात किया जा रहा था, शिखर सम्मेलन था, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? भारत इसका अध्यक्षता कर रहा था। भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये इसका अध्यक्षता कर रहे थे इस सम्मेलन का। इस सम्मेलन में जो काम किया गया वो किया गया कि समावेशी अंतर अफगान वार्ता पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया कि अफगानिस्तान में अभी जो क्राइसिस है, यदि आपने अफगानिस्तान इशू नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान में ये हुआ कि अमेरिकी सेना वापस जाने के लिए अनाउंसमेंट किया कि हम वापस चले जाएंगे। तो तालिबान क्या किया कि फिर से कब्जा होना। 2001 से पहले तालिबान का ही यहाँ पे शासन हुआ करता था। जब यूएसएसआर यहाँ से चली गई थी तो तालिबान ही आया था। फिर तालिबान फिर से जब यूएसए आई, फिर यूएसए 2001 में आई अफगानिस्तान के अंदर, तो इनकी सत्ता चली गई, किसकी? तालिबान की। अब फिर से वापस तालिबानी सत्ते पे आ गया, अफगानिस्तान के सत्ता में। तो इनसे संबंधित पूरा विश्व इसके लिए क्या है कि क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। कल सरकार के घोषणा भी किया गया, खास तौर पे इस पे भी फोकस किया गया था इस मीटिंग के अंदर कि कल सरकार के द्वारा तालिबानी जो सरकार है वो बता रही थी कि इनकी जितने भी मंत्रिमंडल है उनका इन्होंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाया। इससे रिलेटेड है। इसमें ब्रिक्स में एक चीज़ और बताया गया है कि काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को लेके भी फोकस किया गया है। काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, ये शिखर सम्मेलन में इसके ऊपर चर्चा किया गया कि इसमें ये होगा कि जो भी वार्ता होगी ये क्या होगा? शांतिपूर्ण होगा। शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि ब्रिक्स के जो नेता है ये शांतिपूर्ण सम्मेलन से और शांतिपूर्ण तरीके से मामले को निपटारा किया जा सके। कहाँ पे? तालिबान के ऊपर। आपने जिस तरह से तालिबान में देख रहे हैं अभी क्या हो रही है, अशांति फैली हुई है। अशांति फैलने के साथ साथ यहाँ पे खासतौर पे महिला, उनका जो शरिया कानून है, महिला बहुत ज़्यादा डर रही है। बच्चे और अल्पसंख्यक के अधिकारों को रक्षा करने के लिए क्या कर सकता है, सुरक्षित करने के लिए ब्रिक्स किस चीज़ पे जा सकता है, इससे रिलेटेड है। इसमें बात किया गया राइटर के द्वारा, इसमें बात किया गया पांच जो देश हैं, इन्होंने इस पे अपना अपना स्टेटमेंट और एक संयुक्त रूप से जो स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाता है लास्ट में, उसमें इसमें बताया गया कि हम किस किस मुद्दे पे बात किया जा सकता है। अब इसका नोट्स देखते हैं कि आपको किस तरह से इसको पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अब हम नोट्स में देखते हैं संरचना। अब ये देखते हैं ब्रिक्स की संरचना कैसे हुई। देखिए ब्रिक्स की जो संरचना है यह कोई अंतर्राज्यीय सरकारी संगठन नहीं है, सिंपल सा समझ लीजिएगा। ये कोई संगठन नहीं है, ना ही कोई संधि के द्वारा इसको बनाया गया है। इसको सिर्फ एक बता सकते हैं ना, एक टेबल पे बैठ के एक प्लेटफॉर्म की तरह काम किया जा रहा है। ना इस संधि है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, अंतर सरकारी संगठन है। इनके जो सर्वोच्च नेता होते हैं ये मंत्रिमंडल के सम्मेलन
प्रत्येक वर्ष इसमें किया जाता है और ये इसका बैठक में भाग लेते हैं जो इनके सर्वोच्च नेता होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। और 20 का जो शिखर सम्मेलन होता है उसका जो अध्यक्षता होता है वो कर्नोलॉजी में किया जाता है इस तरह से। बीस फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया करेगी, उसके बाद इंडिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये इस रूप से होता है कि पहले रसिया करेगी, सॉरी ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद कौन करेगा, रूस करेगा, रूस के बाद इंडिया, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका। अब इंडिया इस बार अध्यक्षता कर रही थी, अब अगली बार अगला जो बैठक होगा उसका अध्यक्षता चाइना करेगा। ये कर्नोलॉजी में इसका चलता है। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि ब्रिक्स का जो जनसंख्या है दुनिया के जनसंख्या का लगभग 40% है। 40% जनसंख्या यही मायने रखता है विश्व का। और सकल घरेलू उत्पाद, वैश्विक जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका लगभग कितना प्रतिशत है, ये 30%, लगभग 30% इसका माना जाता है कि इनमें बात की जाती है, ठीक है। और इसको एक आर्थिक इंजन के रूप में बताया जाता है और बताया जाता है कि ये विश्व में एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था के रूप में और यह एक निर्णायक संगठन के रूप में काम किया जाएगा। ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी, हम इस चीज़ों को अब देखते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी? ब्रिक्स की जो शुरुआत हुई थी एक चर्चा से हुई थी, ठीक है। 2001 में गोल्डमैन स्किप जो है ये एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जिम ओन। इन्होंने बताया था कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, मतलब विकसित अर्थव्यवस्था है, उन व्यवस्था में इन्होंने ये जताया था कि विकास की संभावना के ऊपर इन्होंने बताया था कि एक ब्रिक्स जैसा एक संगठन बनना चाहिए, जो संगठन आने वाले रूप में, आने वाले टाइम में एक डिपेंडिंग के तौर पे एक काम कर सकते हैं। उसके बाद इन सारे को 2007 में 4 देशों का संयुक्त राष्ट्रीय सभा हुआ, इनके माध्यम से इनका निर्णय ले गया कि हम इस पर काम करेंगे, इसकी शुरुआत पे किया गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स की जो पहला सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, ये पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था रूस में। उसके बाद 2000 रूस में जब हुआ था तो इसमें सिर्फ 4 देश थे, ठीक है, ब्राज़ील थे, रसिया था, इंडिया था और चाइना था। बाद में 2011 में जाके इसमें शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। और एक चीज़ ब्रिक्स में किया गया है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है ब्रिक्स के सदस्य देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण किया। ये न्यू डेवलपमेंट के लिए जब नई दिल्ली मतलब भारत में इसकी शिखर सम्मेलन हो रही थी 2012 में, उसी समय इसके लिए सोचा गया था, विचार किया गया था। 2004 में जब ब्राज़ील में इसका बैठक हुआ और सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, तो इसकी स्थापना की गई थी 2004 में, कहाँ पे? ब्राज़ील में, ठीक है। 6ठे शिखर सम्मेलन के दौरान ये हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? न्यू डेवलपमेंट एक बुनियादी ढांचा, मतलब सदस्य देशों को वैश्विक स्तर पे बुनियादी ढांचे का विकास के लिए है, ठीक है, जिसमें ये सहयोग करेंगे। और खासकर जो उनकी अर्थव्यवस्था है, और खासकर यदि किसी देश का अर्थव्यवस्था या फिर भुगतान संतुलन में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो ये यहाँ पे रिकवरी करने का काम करेंगे। कौन काम किया जाएगा? किसके द्वारा रिकवरी किया जाएगा? इन जो NBD है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये उनको डूबने से बचाएगी उनके टाइम में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि 1991 में भारत की जो 1990-91 में भारत की जो भुगतान विदेशी मुद्रा भंडार था वो कोलैप्स कर गया था, भुगतान संतुलन बिगड़ गई थी। उसके कारण हमें IMF से पास जाना पड़ेगा और LPG रिफॉर्म अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो संगठन है, देशों को जो भुगतान संतुलन है, इस पर जो असमानता आएगी इसको दूर करने में सहायता किया जाएगा। लेकिन इसका जो फोकस रहेगा, फोकसिंग जो एरिया है वो है स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थानीय शहरी विकास। जो सदस्य देशों के साथ ये आर्थिक सहयोग करेगा, आर्थिक सहयोग देने में ये काम करते हैं। किन के बीचों में? ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है, चाइना में। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। अब हम देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर की कौन सा आर्टिकल है। देखिए, IIT टॉप्स जो सेंटर रैंकिंग दिया गया है सेंटर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा रैंकिंग दिया गया है कि हमारे इंडिया में जो IIT है या दूसरी यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। तो IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संगठन, IIT का पूरा फुल फॉर्म है IIT मद्रास। IIT मद्रास को किया गया है, पहला रैंक मिला है इसमें, फिर से पहला रैंक इसको दिया गया। उसके बाद इसके साथ साथ जो 1 से लेकर 10 के बीच में JNU भी आता है और BHU भी आता है, इसके साथ इसका रैंकिंग दिया गया है। इसमें कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिएगा। इसको कौन जारी किया करते हैं रिपोर्ट को? केंद्रीय शिक्षा
मंत्रालय द्वारा इसकी रैंकिंग को जारी किया जाता है। इसमें देख लीजिएगा भारत का किस तरह से प्रबंधन कौन कौन सा है, तो इतना ये फैक्ट बेस है, तो इसको इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, उतना एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस पे। तमिल बनाने से जो है 320 कहानी है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये पेज नंबर 5 में है, चलते हैं पेज नंबर 5 में। एक मिनट, पेज नंबर 5 पे आते हैं, आपको दिखाते हैं। ये रहा, ये न्यूज़पेपर का दैनिक द हिंदू में यहाँ पे दिया हुआ। चलिए अब इसका हम एनालिसिस करते हैं, वो भी हिंदी में। ठीक है, ये क्या गया है कि ये जो एक मटका का खोज किया गया है, मटका का रिसर्च हुआ है। इस मटके के अंदर एक चावल का भी अवशेष मिलता है। फिर चावल का अवशेष मिलने के बाद तमिलनाडु में ये मिला है, तमिलनाडु में इसको खोजा गया है, रिसर्च किया गया है। तो इसके अंदर ये दिखा गया कि चावल का भी अवशेष है, तो फिर इसको रिसर्च करवाया गया। रिसर्च करवाने के बाद जो कार्बन रेटिंग विशेषता है, ठीक है, कार्बन डेटिंग, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि ये दिखाया, अनुमान लगाया जाता है इसके द्वारा कि ये वस्तु जो है कितने साल पुरानी है। इसका जब अनुमान लगाया गया तो ये 1155 ईस्वी के तारीख के हिसाब से दर्शाया गया है इस रेटिंग के अनुसार। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के जो तूतुकुड़ी जो जिला है उनके अंदर ये दिया गया। एक कलश मिला है, कलश में एक चावल का भी अवशेष मिला है, हमने जो बताया। ठीक है, ये के माना जाता है कि ये थमीराबानी जो सभ्यता है उनसे 3200 वर्ष तक पहले का है ये। ठीक है, उससे बहुत पहले का है। इसके द्वारा इनके जो मुख्यमंत्री है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, ये बताए हैं कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, खोजेंगे। ठीक है, खोज किया गया है, इसके द्वारा इसको खोजा जाएगा। खोजने के साथ साथ इसमें इनके जो मुख्यमंत्री है, इनका जो बताया गया है, ये बहुत सारी जगह पे खोज करेंगे, जहाँ पे तमिलनाडु का तमिल मूल का जो खोज किया जाएगा, जिससे कि तमिलनाडु के लिए कोई भी चीज़ें होगी उनको खोज करके निकाला जाएगा। इसका जो प्रथम चरण होगा, ये केरल के मसूरी से होगा। ठीक है, मसूरी से होगा, जो प्राचीन बंदरगाह है। अब ये पट्टनम करके इसका नाम है। ठीक है, इसका अब जो नाम दिया जाता है पट्टनम करके, पुराना जो है मसूरी करके है। ठीक है, उसका अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद मिक्स में भी अनुसंधान किया जाएगा, क्योंकि बताया जाता है कि मिर्च के साथ और तालिबानी आ जाता है यार, तमिलनाडु के साथ क्या हुआ था, ट्रेड होता था, व्यापार होता था। जो पहले रोमन साम्राज्य यहाँ पे होते थे, इनके साथ व्यापार हुआ करता था। तो इनको भी अनुसंधान किया जाएगा कि इस व्यापार में वहाँ पे क्या क्या मिलता है। जो तमिलनाडु, इन देशों में तमिल लिपि के बर्तन भी मिले हैं, और इनके टूटे हुए बर्तन भी मिले हैं, और लिपि भी मिली है इस देशों के अंदर। इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा बताया जाता है तमिलनाडु का कि हम रिसर्च करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का चीज़ों को किस तरह से डेवलप किया जाता था। उसके बाद इनके द्वारा बताया जाता है कि थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम जैसे जो दक्षिणी है, उनका भी अध्ययन किया जाएगा। इनका एक ही मकसद है, इनके इस आर्टिकल में सेंस समझिए कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, ये बताते हैं कि जितने भी हमारे तमिल मूल से जुड़े हुए कोई भी चीज़ है विश्व के अंदर, इसको हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ढूंढने का कोशिश किया जाएगा पूरे भी विश्व के अंदर। तो ये आर्टिकल था, इसमें कोई विशेष उतना इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आता। जो निकल के आएगा हम उसको, जो प्रीलिम्स यान आता है उसमें हम वहाँ पे इंपॉर्टेंट को सर्च करके वहाँ पे हम डाल देंगे। तो प्रीलिम्स यान को भी आप फॉलो करिए, उसके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। हर दिन 7 बजे पोस्ट किया जाता है, वहाँ से आप उसको कंटिन्यू फॉलो करिए जब तक इसका वीडियो नहीं आता। तो थोड़ा सा जिस तरह से द हिंदू को आने में थोड़ा सा लेट हुआ, तो इसलिए प्रीलिम्स यान का भी वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है उसका भी वीडियो आए। लेकिन जब तक वीडियो नहीं आता तब तक हम कंटेंट को भेजते हैं कहाँ पे, टेलीग्राम के अंदर। तो टेलीग्राम चैनल आप बोधा एस को ज्वाइन कर ले, और बोधा एस के साथ आप जुड़े रहे, आपकी सारी समस्या यहाँ पे हल किया जाएगा, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये पूरा डेडिकेटेड रहेगा। उसके बाद ये जो आर्टिकल है AIF के लिए है, कि AIF मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए C295। ठीक है, C295 एक जो एयरक्राफ्ट है उसको खरीदा जाएगा। हम उससे पहले कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर में देख ले कहाँ पे, क्योंकि आपकी होती है ना कि मैं डिस्कस कर लूँगा, आपको पता नहीं चलेगा, तो आप फिर बताओगे कि सर आपने तो द हिंदू से किया ही नहीं। हाँ, एक चीज़ और,
मैं बता दूं, यहाँ पे हम एडिटोरियल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल डिस्कशन के लिए सेपरेट वीडियो आता है जिसको हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो एडिटोरियल डिस्कशन को अलावा जो न्यूज़पेपर में कंटेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए C25 इंट्रोड्यूस AIF, ठीक है, इंडियन। अब इसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर हम नोट्स भी देखते हैं। देखिए, इसको नोट्स के माध्यम से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एनालिसिस करने वाला है नहीं, हम नोट्स पे आते हैं। देखिए ये है इसका नोट्स। अब ये चीज़ें चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो सुरक्षा समिति है ना, इन्होंने मेक इन इंडिया के पहल के तहत, ठीक है, मेक इन इंडिया पहल के तहत सुरक्षा मामले संबंधित समिति CCS, सुरक्षा मामले संबंधित समिति CCS के बारे में देखते हैं। CCS क्या है? ये जो है सुरक्षा संबंधी जो मामले होते हैं उन पे ये सलाह देते हैं। ये इन्होंने क्या किया है, भारतीय वायुसेना के लिए जो C259 मेगावाट वाले को क्षमता वाले जो परिवहन है, विमान, ठीक है, विमान जो है, इसका फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज को मंजूरी दिया गया है। ये कहाँ से लिया जाएगा? स्पेन से लिया जाएगा। कहाँ से खरीदा जाएगा इसको? स्पेन से। ये एयर बम इसको शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ इसकी में प्रमुख बिंदु ये है कि C295 के बारे में, इसकी जो क्षमता होगी, ये क्षमता होगी 5 से लेकर 10 टन क्षमता होगी, ठीक है, 5 से लेकर 10 टन। विशेषता इसकी क्या है? इसकी तेज़ी थोड़ा सा ज़्यादा है और सेना को ये हेल्प करेगा और पैरा डंपिंग किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ एयर रियल पैल होगा इसके तहत से, ठीक है। इसके साथ स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी होते हैं, ठीक है, स्वदेशी वॉरियर सूट के माध्यम से भी किया जा सकता है, साथ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन के लिए भारतीय वायुसेना के जो पुराने थे एव्रो 749, ये नंबर होता है, इसे इसको याद रखिए। एव्रो किसके द्वारा दिया गया था? एव्रो ये भारतीय मूल के हैं। इसको ही रिप्लेस करके अब लाया जाएगा किसको? किसको लगाया जाए? C29, मतलब 295, C295 को लाया जाएगा, जिसको भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। ये जो थे वो 6 टन माल को ढोने के लिए क्षमता था उनके पास, लेकिन अब जो ये नया लिया गया है C295 5 से लेकर 10 टन तक ढो सकता है। तो इनकी क्षमता भी इसकी इंक्रीज हुआ है। और साथ साथ ये किसके साथ मिलकर काम करेगा? यह एक इसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट के तहत ये बताया गया है कि इसको भारत के पहले तो 46 लिया जाएगा, उसके बाद भारत के स्वदेशी निर्मित इनको टेक्नोलॉजी भी इसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से क्या होगा इसके अंदर कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा और हम ये स्वदेशी निर्मित कर सकते हैं, डिजाइन पे इसको निर्मित किया जा सकता है, राइट। तो इसको एक विशेष रूप से इसको ये जानने की ज़रूरत है कि इनमें क्या गया, कहाँ से लिया गया? स्पेन से लिया गया। किसको रिप्लेस करता है? एल्वो को रिप्लेस किया जाता है। इसकी क्षमता कितना है? 5 से लेकर 10 टन तक इसको बढ़ाने की क्षमता रखी गई है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए 2+2 वार्ता हुई, ठीक है, बैठक हुई। चलिए हम न्यूज़पेपर द हिंदू में पहले देख ले, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है। ये न्यूज है द हिंदू में 10वां पेज पे दिया हुआ है 2+2 मीटिंग। 2+2 मीटिंग में इस बार चर्चा का जो अभी टॉपिक है ना पूरे विश्व में, एक ही है, अफगानिस्तान। इसको आप समझने का कोशिश करिए। हमने देखा कि ब्रिक्स का जो बैठक हुआ वहाँ पे हम किस चीज़ का चर्चा कर रहे हैं? तालिबान का कर रहे हैं, वही तालिबान अफगानिस्तान का कर रहे हैं। यहाँ पे हम कहाँ के कर रहे हैं? तो फिर तालिबानी का कर रहे हैं अफगानिस्तान को। तालिबान जो सरकार ने अभी जो सरकारी होते, इन्होंने यही बताया कि दोनों एक मिल के इन्होंने एक गहरा निराशा जताया। और निराशा जताने के साथ साथ आपने कल के न्यूज एक आया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो अफगानिस्तान की टीम से नहीं खेलेगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मान्यता देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इससे संबंधित है, इसमें यही था कि शिखर सम्मेलन हुआ था 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता में ये होता है कि 2 मंत्री, एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, यहाँ पे सम्मेलन करते हैं और चीज़ों को ज़्यादा डीप में जाके एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। तो ये होता है 2+2 वार्ता। इस बार 2+2 वार्ता में उतना खास तो निकल के आया नहीं। कयास लगाया जा रहा था कि व्यापार के मुद्दे पे कुछ बात होगा, लेकिन व्यापार के मुद्दे पे कुछ बात नहीं हुआ, क्योंकि इसको एजेंडा में ही शामिल नहीं किया गया था व्यापार के मुद्दे को,
देखिए सहयोग समझौता में इनके देशों के दोनों देशों के बीच में जो प्रधानमंत्री के साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुआ था पिछले साल, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो समस्या है ये व्यापार होने के संबंधित समझौता होने के संबंधित व्यापारी डेयरी उत्पाद है और सेवा क्षेत्र है, सेवा बाजार है। इनको लेके थोड़ा दोनों के बीच में मतभेद है। वो इस मतभेद को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तो इनके दोनों के बीच में अभी तक कोई एनालिसिस और चीज़ों देख सकते हैं कि नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत यही सामने आया है कि इनके दोनों के बीच में सहयोग होने वाला था और नॉर्मल सहयोग होता ही है, बात होती है, इन पर मुद्दा किया जाता है। इनकी जो चर्चा का सबसे बड़ा टॉपिक था वो था अफगानिस्तान को लेके इशू को टैकल करना। नोट्स में यही दिया जाता है कि 2+2 वार्ता क्या होता है। 2+2 वार्ता होता है कि दोनों देशों के मंत्री ऑस्ट्रेलिया बैठक होगी। ठीक है, ये एक संवाद बैठक होता है जिससे कि इसको ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में होता है। ठीक है, वार्ता विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। और ये जो संवाद है इसके तहत भारत और जापान के भी वार्ता हुए हैं। तो ये अब 2+2 डायलॉग इसलिए शामिल हुआ है। मान लीजिए अभी विदेश मंत्री बात कर रहे हैं और यहाँ पे रक्षा मंत्री बात करेंगे, तो पहले दोनों के लिए अलग अलग बैठक हुआ करता, लेकिन अभी दोनों को एक ही टेबल पे बैठ के यदि सुलझाया जाए, दोनों चीज़ों को इशू को बात किया जाए तो सबसे बेहतर और एक प्रभावित रूप से समझ में आती है। ठीक, उसके बाद है 20 साल बाद आतंकवाद के खिलाफ जो एक था, मतलब कि 20 साल जो भारत वहाँ पे अमेरिका में ब्लास्ट किया गया था। ये देखिए यहाँ देखेंगे अमेरिका में जो ब्लास्ट करवाया गया था उसका 20 साल हुआ है। 20 साल में अब थोड़ी सी चेंज देखते हैं, बदलाव देखते हैं इसके द्वारा। उनको जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने बताया था, जॉर्ज डब्ल्यू बोस, उन्होंने बताया था कि आतंकवाद के खिलाफ हम युद्ध लड़ेंगे, सिर्फ अलकायदा ही से शुरू नहीं होगी, हम पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ फाइट करेंगे और यहाँ पे युद्ध लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा फोकस होता है कि एक टाइम था कि अमेरिका ने यह किया गया था कि हम आतंकवाद एक हमारा क्या है वैश्विक युद्ध है, आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक युद्ध होना चाहिए, कोई एक देश मिलके नहीं करे। आज के डेट में आतंकवाद के खिलाफ मानिए तो यूएसए अमेरिका हार के गई है आतंकवाद के साथ। ठीक है, अब इनका स्टेटमेंट चेंज हुआ है। पहले ये कहते थे कि हम आतंकवाद को ख़त्म करके आएंगे, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि बहुत सारे कैसे उदय हुआ नहीं हुआ इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम पोस्ट कर देंगे इसको अभी जस्ट वीडियो अपलोड होने के बाद, तो इस चीज़ों को देख लीजिएगा। तो इसमें यही सेंस बताया जाता है कि किस तरह पहले राइटर के द्वारा ये था कि उनके अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कि हम इसको ख़त्म करेंगे और आतंकवाद के साथ लड़ेंगे। आज उन्होंने आतंकवाद के सामने सरेंडर करके चले गए। ये दो पहलू है जो समझने की ज़रूरत है, जो 20 सालों में अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल है ये केंद्र 56,000 करोड़ का प्रोत्साहन राशि देगी जिससे कि निर्यातकों को राहत मिले। निर्यातक मतलब जो ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं इनके लिए इनिशिएटिव के तौर पे देख सकते हैं। इसको हम न्यूज़पेपर में दिखाते हैं, ये रहा, ये न्यूज़ है बिजनेस जो पेज है उसके तहत 12 में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये न्यूज़ का हम एनालिसिस इस पर अपने पेज में करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है, सिंपल सा चीज़ है कि प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे कि जो निर्यात करने वाले हैं वो ज़्यादा से प्रोत्साहन हो। और हम खासकर अभी निर्यात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि निर्यात पे जितना बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे देश की जो जीडीपी है उसको भी बढ़ोतरी होगी। और ख़ासकर हम आज के डेट में आयात को कम और निर्यात को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा जो वस्तु है विदेशी मामले में जाए और हमारे यहाँ पे रोज़गार को बढ़ावा मिले। जितना ज़्यादा निवेश होगा उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री का मांग बढ़ेगी। इस तरह से समझिए, यदि मांग बढ़ती है आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, मैं मान के चलता हूँ। देखिए, पहले आपको उत्पादन होगा, मांग होगी तो उत्पादन होगा। उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हम समझ